अरे ओ भिखारी, मेरी बेटी अब एक राजकुमार की बहू बनने जा रही है। जिस हाथ में तुमने कभी मेरे नाम की अंगूठी पहनाई थी, आज उसी हाथ से मेरे होने वाले पति को जूस सर्व करो ताकि तुम्हें अपनी औकात याद रहे। तुम अपने ही सुहाग को वेटर बना दोगी, ये मैंने सोचा नहीं था। जिसके प्यार में अंधा होकर वो राजकुमार से वेटर बन गया, आज वही पत्नी उसे भिखारी कहकर किसी और की अंगूठी पहन रही। आर्यन, मुझे डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स? आलिया, तुम्हें क्या हो गया है? आखिर क्यों? लेकिन आलिया के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था, या शायद वो अब जवाब देना जरूरी ही नहीं समझती थी। तभी माहौल में एक और आवाज गूंजी, आलिया की माँ की। वो बड़ी शान से चिल्लाई, आलिया बेटा, चलो स्टेज पर आओ। समीर बेटा, तुम आलिया को लेकर स्टेज पर चलो। हेलो माय फ्यूचर आलिया की वाइफ। आंखों के सामने समीर आलिया का हाथ थामे उसे फ्यूचर वाइफ कहकर पुकार रहा था। धोखे की ये नुमाइश यही नहीं रुकी। आर्यन ने जब अपनी सास की ओर देखा, जिन्हें वो माँ जैसा सम्मान देता था, तो उनका लहजा पूरी तरह बदल चुका। मम्मी जी, आप भी? आर्यन, तुम जिसे कल तक दामाद होने का मान समझते थे, वो कल की बात थी। आज सब कुछ बदल चुका है। उसकी सास ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा। आर्यन अभी भी इस तमाशे को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि उसकी सास ने पूरी महफिल को संबोधित करना शुरू कर दिया। मेहमानों, आप सभी आज सिर्फ मेहमान नहीं बल्कि गवाह हैं। इस आर्यन को देखो, यह फटीचर, भिखारी और जाहिल है। मेरी बेटी के लायक नहीं। कि आर्यन ने 3 साल पहले आलिया का ब्रेन वॉश किया और उसे भगाकर मंदिर में धोखे से शादी की थी। माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर था। 3 सालों में इस इंसान ने मेरी बेटी को 1 पैसे की खुशी नहीं दी, ऊपर से घर जमाई बनकर हमारे सिर पर बैठा रहा। न इसका कोई घर है, न ठिकाना। इसके घर वाले भी इसे ऐसे भूल गए हैं जैसे ये कोई अनाथ हो। आज सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि मेरी बेटी आलिया और समीर की एंगेजमेंट होने जा रही है। इसी हॉल में, इसी स्टेज पर, और यही मेरी बेटी इस फटीचर इंसान को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल फेंकेगी। आर्यन के चारों ओर मेहमानों की फुसफुसाहटें और उनकी तिरस्कार भरी नजरें थी। आलिया की माँ ने उसकी आंखों में झांकते हुए मजे लेकर पूछा, क्या हुआ आर्यन? इन मेहमानों को देखकर गुस्सा आ रहा है। मुझे भी ठीक वैसा ही गुस्सा आया था जब तुमने मंदिर में चोरी छिपे शादी करके मेरा और मेरे खानदान का तमाशा बनाया था। आज हिसाब बराबर हुआ। जिस तरह तुमने शादी की थी, मैं भी उसी तरह तुम्हारा तमाशा बनाऊंगी, सरेआम इसी स्टेज पर तुम दोनों का डिवोर्स करवा के। आलिया, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हें यह डिवोर्स क्यों चाहिए? क्योंकि मैं थक गई हूँ आर्यन। मैं तंग आ चुकी हूँ इस घिसी पिटी जिंदगी से। एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखती हूँ। मैंने सोचा था शादी के बाद मैं ऐश करूंगी, पर तुमने मुझे धोखा दिया। आर्यन ने हैरानी से कहा, मैंने तुम्हें धोखा दिया? आलिया, मैंने तुमसे कब कहा था कि मैं किसी बहुत रईस परिवार से हूँ? लेकिन आलिया अब सुनने के मूड में नहीं थी। उसके लिए आर्यन की सादगी ही उसका सबसे बड़ा गुनाह बन चुकी थी। उसने तंज कसते हुए कहा, पर तुमने ये भी तो नहीं कहा था कि तुम इतने गरीब हो कि शादी के बाद मेरे ही घर में घर जमाई बनकर बैठ जाओगे। बात यहीं खत्म नहीं हुई। आलिया ने समीर का हाथ थामते हुए बड़े गर्व से कहा, वैसे भी अब समीर और मैं अपना एक नया स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। अब तुम बस किनारे बैठकर तमाशा देखो कि हम दोनों मिलकर अपनी कामयाबी को किस ऊंचाई तक लेकर जाते हैं। समीर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसने बड़े गर्व से कहा, सॉरी आर्यन, मैं तो आलिया को तुम्हारे सामने ही प्रपोज करना चाहता था, पर तुम थोड़ा लेट हो गए। खैर कोई बात नहीं, अब जल्दी से ये डिवोर्स का नाटक खत्म करो ताकि हम अपनी सगाई की रस्म शुरू कर सकें। माहौल में साजिश की बू साफ आ रही थी। आलिया की माँ ने तुरंत आवाज दी, हाँ हाँ बिल्कुल, डिवोर्स के पेपर्स एकदम तैयार हैं, बस इस फटीचर के साइन होने बाकी हैं। जैसे ही कागजात आर्यन के सामने आए, कड़वाहट और बढ़ गई। किसी ने पीछे से तंज कसा, बिना रजामंदी के कैसी शादी? और वैसे भी एक कामचोर पति के साथ भला कौन पत्नी रहना चाहेगी? कर दो ना साइन, ताकि इन दो प्यार करने वालों का रास्ता साफ हो सके और इनकी एंगेजमेंट हो जाए। आर्यन ने उन कागजों को देखा, फिर अपनी पत्नी आलिया की नजरों में झांका। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। उसने भारी मन से कहा, आलिया, तुमने अपनी जिंदगी के 3 साल मुझे दिए हैं। आज मैं तुमसे अपनी इस शादी की खातिर आखिरी 3 घंटे मांग रहा हूँ। आलिया झल्ला उठी। उसे लगा ये आर्यन का कोई नया ड्रामा है। उसने चिढ़कर पूछा, 3 घंटे?
अब ये कौन सा नया तमाशा है तुम्हारा? पर आर्यन अडिग था। उसने एक अधिकार के साथ, जो शायद उसने पहली बार दिखाया था, सबको याद दिलाया, आलिया अभी मेरी पत्नी है। उसने आलिया की ओर हाथ बढ़ाते हुए विनती की, देखो आलिया, मुझे बस एक जरूरी कॉल करना है और एक छोटा सा काम निपटाना है। मैं वादा करता हूँ मैं सब बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। उसके बाद मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा और वहां पहुंचने के बाद अगर फिर भी तुम्हें मुझसे तलाक चाहिए होगा तो तुम जहां कहोगी मैं बिना एक सवाल किए साइन कर दूंगा। लेकिन आलिया प्लीज, बस ये 3 घंटे। आर्यन की आखिरी गुजारिश सुनकर आलिया के चेहरे पर हमदर्दी के बजाय चिढ़ साफ झलक रही थी। उसने झल्लाते हुए कहा, आर्यन ये क्या बकवास है? फिर से वही पुराने बहाने। मुझे अब तुम्हारी कोई भी मनगढ़ंत कहानी नहीं सुननी। बस चुपचाप इन पेपर्स पर साइन कर दो और पीछा छोड़ो। लेकिन आर्यन इस बार टूटने वाला नहीं था। उसने अपनी आवाज में एक दृढ़ता लाते हुए साफ कह दिया, नहीं आलिया, अब मैं 3 घंटे बाद ही साइन करूंगा। आर्यन की जिद ने आलिया की मां को आग बबूला कर दिया। उन्होंने वहां खड़े मेहमानों की ओर हाथ फैलाकर चिल्लाना शुरू किया, देख रहे हैं आप सब, इस घटिया इंसान की नीच हरकतें देख रहे हैं। इसीलिए आज मुझे आप सबकी जरूरत थी एक गवाह के तौर पर। मेरी आप सबसे विनती है, बस 3 घंटे और रुक जाइए। आज इस आदमी से अपनी बेटी का पीछा छुड़ाकर ही दम लूंगी। 3 साल पहले रॉयल पैलेस में आर्यन आंखों में देश प्रेम की चमक लिए अपने पिता से कहा, मैंने इंटेलिजेंस ज्वाइन कर ली है और अब मैं एक बेहद जरूरी अंडरकवर मिशन पर जा रहा हूँ, 3 साल के लिए। पिता की आवाज भावुक थी और उसमें गर्व भी था। उन्होंने कहा, बेटा, हमने ही तुम्हें सिखाकर बड़ा किया है कि देश की सेवा से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। तभी आर्यन की माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तड़प कर पूछा, क्या इन 3 सालों में तुम हमसे एक बार भी नहीं मिलोगे? आर्यन ने अपनी माँ के हाथ चूमते हुए वादा किया, मैं इसी शहर में रहूंगा, आपके आसपास, आपकी नजरों के सामने। मैं आप दोनों को दिखाई भी दूंगा, पर मिल नहीं पाऊंगा, क्योंकि एक अंडरकवर एजेंट की कोई पहचान नहीं होती, कोई परिवार नहीं होता। मैं सिर्फ एक साधारण इंसान बनकर रहूंगा ताकि मेरा मिशन कामयाब हो सके। पिता ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, हमें गर्व है कि देश की सेवा के लिए हमारा बेटा हमसे दूर रह रहा है। ईश्वर तुम्हें तुम्हारे इस महान मकसद में कामयाब करे बेटा। आर्यन ने अपना जयसिंह सरनेम किसी शर्म की वजह से नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा की खातिर कुर्बान कर दिया था। उसने एक साधारण आर्यन बनकर 3 साल तक जिल्लत सहना मंजूर किया ताकि उसके देश पर कोई आंच ना आए। इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में मिशन की रूपरेखा तैयार थी। ऑफिसर ने आर्यन को उसका अपॉइंटमेंट लेटर सौंपते हुए कहा, आर्यन, ये रहा तुम्हारा पत्र। आज से तुम्हारी पहचान एक मामूली स्टोर इंचार्ज की होगी। सिद्धि केमिकल्स हमारा निशाना है। आतंकी वहां से घातक रसायन चुराकर निर्दोष लोगों की जान लेना चाहते हैं। तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें रोकना होगा। आर्यन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, मैं इसे संभाल लूंगा सर। आर्यन अपनी अंडरकवर ड्यूटी के तहत एक साधारण स्टोर इंचार्ज बनकर सिद्धि केमिकल्स में ज्वाइन करता है, जहां आलिया पहले से ही एक ऊंचे पद पर काम कर रही थी। आर्यन हमेशा आलिया का मदद करता था, कभी उसकी भारी फाइलें उठा देना तो कभी देर रात काम करने पर उसके लिए चाय लाना। एक दिन आलिया बहुत बीमार थी, लेकिन काम का प्रेशर था। आर्यन ने अपनी ड्यूटी के बाद छुपकर आलिया का सारा पेंडिंग काम खत्म कर दिया। जब आलिया ने ये देखा तो उसे एहसास हुआ कि आर्यन जैसा निस्वार्थ इंसान उसे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। वो आर्यन की सादगी पर दिल हार बैठी। आलिया की माँ आलिया की शादी किसी अमीर खानदान में कराना चाहती थी। जब उसे आर्यन के बारे में पता चला तो उसने आर्यन को फटीचर कहकर बहुत जलील किया। आलिया ने अपनी माँ के खिलाफ जाकर आर्यन से कहा, मुझे दौलत नहीं तुम्हारा साथ चाहिए, हम मंदिर में शादी करेंगे। बिना किसी शोर शराबे के साधारण कपड़ों में दोनों शादी करते हैं। आर्यन आलिया की मांग में सिंदूर भरता है। आर्यन आलिया से वादा करता है, आलिया, आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए सोने के गहने नहीं हैं, पर मैं वादा करता हूँ कि आने वाले 3 साल बाद मैं तुम्हें वो हर खुशी दूंगा जो तुमने सोची भी नहीं होगी। आलिया मुस्कुरा कर कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए आर्यन, बस तुम मेरे साथ रहना। कुछ समय पहले ऑफिसर ने आर्यन को सलाह दी कि एक अकेला आदमी अक्सर शक के दायरे में आ जाता है। एक ऐसा आदमी जिसका कोई परिवार न हो वो संदिग्ध लगता है। तुम्हें एक कवर की जरूरत है, एक पत्नी की। क्या कोई ऐसी लड़की है जिससे तुम शादी करना चाहते हो? आर्यन की आंखों में एक चमक उभरी जिसमें प्यार और चिंता दोनों थी। उसने धीरे से कहा, एक लड़की तो है सर, पर उसके सपने बहुत बड़े हैं। ऑफिसर ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, घबराओ मत, 3 साल बाद जब तुम्हारा ये प्रोजेक्ट खत्म होगा तब तुम उसे पैलेस में वापस लेकर आना। तब तुम उसके हर छोटे बड़े सपने को हकीकत में बदल देना। शादी के 2 साल बाद आलिया अपनी पुरानी कंपनी छोड़कर एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देती है जिसका मालिक समीर है। समीर एक अमीर, हैंडसम और चालाक इंसान है।
वो आलिया को कई बड़े सपने दिखाने शुरू कर देता है। आलिया की माँ जो पहले से ही आर्यन को नापसंद करती थी, आग में घी डालने का काम करती है। आज आलिया की माँ और समीर ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है। आर्यन के अंडरकवर मिशन के खत्म होने में बस 3 घंटा बचा है। मेहमानों में से भी आवाजें आने लगी, बिल्कुल आज तो आलिया को आजाद कराकर ही जाएंगे। तभी आर्यन तेजी से हॉल से बाहर निकलने लगा। पीछे से आवाजें आती रहीं, आर्यन रुको, पर वो नहीं रुका। सब हैरान थे कि आखिर इन 3 घंटों में ऐसा क्या हो जाएगा। आलिया की माँ के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उन्होंने कहा, सब पता चल जाएगा कि वो क्या करने वाला है। मैंने उसकी भी पूरी अरेंजमेंट कर रखी है। आलिया ने अपनी माँ की ओर हैरानी से देखा। मॉम, ये सब क्या है? माँ ने जहर भरी आवाज में जवाब दिया, अब सबको पता चल जाएगा इस आर्यन का वो सच जो 3 सालों से इसने छिपा रखा था। आर्यन के दिमाग में उथल पुथल मची थी। वो किसी को फोन लगाते हुए कहता है, मुझे आज घर पहुंचना ही होगा। आलिया पहले सवाल करती थी, अब धमकियां देने लगी है। इससे पहले कि वो अपनी उस लालची माँ के बहकावे में आकर अपनी जिंदगी तबाह कर ले, मुझे उसे सब सच बताना होगा। मैं जानता हूँ कि सच जानने के बाद आलिया मेरे साथ कैसे भी रह लेगी, पर ये झूठ कब और नहीं। लेकिन आर्यन इस बात से अनजान था कि उसकी हर हरकत पर किसी की नजर है। आलिया की माँ ने उसकी जासूसी शुरू करवा दी थी। जैसे ही उन्हें खबर मिली कि आर्यन अपने घर की ओर जा रहा है, उनका गुस्सा और बढ़ गया। अच्छा, तो ये फटीचर अब अपनी असलियत दिखाने वाला है। मेरी बेटी को अपने उस दरिद्र और गरीब खाने में ले जाकर रखने का सपना देख रहा है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। आर्यन भागता हुआ हेडक्वार्टर पहुंचता है। उसके सीनियर ने गर्व से उसका रिपोर्ट कार्ड पढ़ा। आर्यन, तुम न केवल अपने मिशन में सफल रहे, बल्कि तुमने इन 3 सालों में 7 आतंकवादी हमलों को होने से पहले ही रोक दिया। तुमने 2 बड़े आतंकवादियों को पकड़ने में सुरक्षा बलों की सीधी मदद की। हमें तुम पर गर्व है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आर्यन ने विनम्रता से सिर झुकाया। थैंक यू सर। एक तरफ हेडक्वार्टर में उसके सीनियर उसे देश का मान बढ़ाने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे थे, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी उसकी बर्बादी का जश्न मना रही थी। तभी पार्टी में पैलेस से कुछ लोग पहुंचते हैं और आलिया को एक निमंत्रण पत्र देते हैं। आलिया की माँ के चेहरे पर गर्व और अहंकार की एक नई चमक थी। महल से आए संदेशवाहक ने जैसे ही झुककर निमंत्रण और उपहार पेश किए, उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने बड़ी शान से कहा, थैंक यू। उन रॉयल से कह देना कि हम शाम को जरूर आ जाएंगे। महल के नौकर ने एक और डिब्बा आगे बढ़ाते हुए कहा, मैम, शाम की पार्टी के लिए और भी कीमती तोहफे भिजवाए गए हैं। आलिया की माँ ने मुस्कुराते हुए उन उपहारों को स्वीकार किया और नौकर को गाड़ी भेजने का निर्देश दिया। जैसे ही नौकर बाहर गया, माँ ने अपनी बेटी आलिया की ओर देखकर गर्व से अपना सीना चौड़ा कर लिया। देखा आलिया, इसे कहते हैं असली इज्जत। एक पत्नी को सम्मान या तो उसके काम से मिलता है या उसके पति की हैसियत से। और आज तुम्हें जो ये शाही सम्मान मिल रहा है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि अब तुम्हारी शादी समीर से होने वाली है। समीर ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए बड़ी विनम्रता का ढोंग किया। मॉम, ये तो कुछ भी नहीं है। आखिर मेरा जो कुछ भी है वो आलिया का ही तो है। समीर ने चालाकी से याद दिलाया। मॉम, अगर हमें शाम को पैलेस की पार्टी में पति पत्नी की तरह जाना है तो हमें एंगेजमेंट अभी कर लेनी चाहिए। आलिया की माँ के माथे पर चिंता की लकीरें उभरी। हाँ समीर, तुम सही कह रहे हो। अगर योर हाइनेस को ये पता चल गया कि आलिया अभी भी उस फटीचर आर्यन की पत्नी है, तो सारा खेल बिगड़ सकता है। समीर ने झल्ला कर कहा, हम आखिर उस आर्यन का वेट क्यों कर रहे हैं? वो तो साइन कर ही देगा। चलिए हम अपनी एंगेजमेंट यानी सगाई की रस्म शुरू करते हैं। तभी महफिल में मौजूद एक समझदार शख्स ने टोकते हुए याद दिलाया, बिना डिवोर्स के आप लोगों की एंगेजमेंट कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगी। समीर ने बड़े आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, डिवोर्स तो होकर ही रहेगा। वैसे भी उस लूजर के साथ आलिया अब एक पल भी नहीं रहने वाली, और योर हाइनेस के सामने कम से कम ये तो दिखना चाहिए कि हम दोनों की शादी होने वाली है। आलिया की माँ ने भी समीर का साथ देते हुए कहा, हाँ आलिया, समीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि शाही पार्टी में जाने से पहले ये फटीचर यहाँ आकर साइन कर दे। माँ ने आलिया के कंधे पर हाथ रखकर उकसाया। आलिया बेटा, क्या सोच रही हो? अब और इंतजार मत करो, बस समीर से सगाई कर लो। आलिया के मन में अब भी एक कश्मकश बाकी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मॉम, लेकिन आर्यन ने कहा था कि वो बस 3 घंटे में आ रहा है। माँ ने एक ठंडी आह भरी और चिढ़कर कहा, आलिया, उस इंसान ने आज तक अपनी किसी बात का मान रखा है जो अब रखेगा? अरे उसने तो कभी तुम्हारा मान भी नहीं रखा। तभी समीर ने बीच में टोकते हुए अपनी हैसियत का पासा फेंका। उसने आलिया के सामने झुककर कहा, आलिया, यहाँ देखो, योर हाइनेस मुकुट जय सिंह जी ने खुद हमें न्योता भेजा है, और मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आलिया की माँ ने उसे आखिरी बार उकसाते हुए पूछा, बेटा, ये बहुत बड़ा फैसला है, पर तुम्हें लेना ही होगा। क्या है तुम्हारा आखिरी फैसला? आलिया की आंखों में अब कोई दुविधा नहीं थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है मॉम, मैं समीर से एंगेजमेंट करने के लिए तैयार हूँ। उधर आर्यन तेजी से पार्टी हॉल की ओर बढ़ रहा था। वो मन ही मन दोहरा रहा था,
मैं आ रहा हूँ आलिया, बस कुछ देर और। पर यहाँ वक्त की सुई उसके खिलाफ घूम चुकी थी। माँ ने खुशी से चिल्लाकर घोषणा की, तो देवी और सज्जनों, मेरी बेटी आलिया और मेरे होने वाले दामाद समीर के लिए जोरदार तालियां। तभी आलिया का फोन बजा। आर्यन ने आखिरी बार गिड़गिड़ाते हुए आलिया को समझाने की कोशिश की। आलिया, मेरी बात समझो, तुम मेरे साथ 3.25 साल बिता चुकी हो। बस थोड़ा वक्त और दे दो। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारा हर सपना पूरा कर दूंगा। लेकिन आलिया के कानों पर अब लालच का पर्दा पड़ चुका था। उसने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया, तुम्हारे वादे भी तुम्हारी बातों की तरह झूठे हैं आर्यन। मैंने 3.25 साल इंतजार किया, अब एक पल भी नहीं करूंगी। उसने चिढ़कर फोन को जमीन पर फेंक दिया। उसी समय समीर घुटनों पर बैठा और एक अंगूठी आलिया की ओर बढ़ा दी। आलिया, बेशक ये डायमंड नहीं है, पर मैं इसे बहुत प्यार से लाया हूँ, और देखना, एक दिन तुम्हारे लिए हीरो की लाइन लगा दूंगा। ये मेरा वादा है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच आलिया ने समीर को अंगूठी पहना दी। सगाई की रस्म पूरी हो चुकी थी और समीर ने बड़े गर्व से कहा, आलिया, अब योर हाइनेस को हमारा ये रिश्ता दिखना बहुत जरूरी है। वहाँ मौजूद स्टाफ ने मेहमानों को खाने के लिए आमंत्रित किया। आप सभी लोग डिनर एरिया की तरफ चलें और मेरी गुजारिश है कि आप सभी डिनर करके ही जाएं। उधर कमरे में आलिया और उसकी माँ उन शाही कपड़ों और गहनों को देख देख कर फूली नहीं समा रही थी। आलिया की माँ की आंखों में एक अलग ही लालच था। वाह, अमीरों की ज्वेलरी और इन लिबासों की बात ही कुछ और होती है ना? आलिया ने एक खूबसूरत सेट उठाकर कहा, हाँ मॉम, देखिए तो सही, पूरा का पूरा दुल्हन का सेट है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि योर हाइनेस समीर और हमारे स्टार्टअप में इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं। ये सब देखकर तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने सच में अपनी होने वाली बहू के लिए ये सब भेजा हो। माँ ने एक लंबी आह भरी और कहा, सोचो बेटा, अगर समीर सच में जयसिंह परिवार का बेटा होता तो क्या नजारा होता। आलिया खिलखिला उठी, मॉम ऐसा मत बोलिए, अगर ऐसा होता तो मैं ये छोटा सा स्टार्टअप थोड़ी चला रही होती। तब तो मैं जयसिंह बिल्डर्स एंड फाइनेंसर्स की इकलौती मालकिन होती। सोचकर ही कितना अमेजिंग लग रहा है। उसी समय समीर वहाँ पहुँचा। अरे कितना टाइम लगा रही हैं आप दोनों, जल्दी निकलिए, हमें पैलेस पहुँचना है। आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, पता है समीर, अभी हम यही बात कर रहे थे कि काश तुम सच में इस शाही परिवार के वारिस होते तो कितना अच्छा होता। समीर के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान आ गई। उसने अपनी असली औकात दिखाते हुए कहा, चिंता मत कीजिए, मेरा भी वही इरादा है। स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ एक बहाना है। मैंने सुना है कि महाराज का एक ही बेटा है जो बरसों से उनके साथ नहीं रहता। वो कहाँ है, क्या करता है, कोई नहीं जानता। वो बुढ़ा बुढ़ी पैलेस में बिल्कुल अकेले हैं। उसने आगे अपनी साजिश का खुलासा किया। आज से मैं और आलिया उन्हें अपनी बातों के जाल में फंसाना शुरू करेंगे। हम उन्हें ऐसा दिखाएंगे जैसे हम ही उनके अपने हैं, ताकि वो अपनी जायदाद का 80 गुना ज्यादा हिस्सा हमारे स्टार्टअप में लगा दें। आलिया की माँ समीर की इस चालाकी पर फिदा हो गई। वाह समीर, मान गए तुम्हें। आलिया, मैं कहती थी ना, लड़का बहुत स्मार्ट है। समीर ने हंसते हुए एक ऐसी बात कही जो शायद उसके लिए सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। सच में आलिया, वो बेटा महा बेवकूफ होगा जो इतना बड़ा राजपाट और परिवार छोड़कर कहीं चला गया। उधर रास्ते में एक गाड़ी आर्यन के सामने आकर रुकी। गाड़ी से उतरे राघव, जो आर्यन की हकीकत जानते थे। आर्यन ने चौंक कर पूछा, राघव, आपने मुझे बीच रास्ते में क्यों रोका? राघव ने गंभीर स्वर में कहा, आपके माता और माता को आपकी शादी के बारे में सब पता चल चुका है। उन्हें आज ही मालूम चला है कि आप पिछले 3 साल से अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं। वे अपनी बहू से मिलने के लिए बेताब हैं। आर्यन के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। मैंने तो अभी तक उन्हें कुछ नहीं बताया था। राघव ने खुलासा किया कि समीर और आलिया की मंगनी हो चुकी है। आर्यन का खून खौल उठा। मंगनी? बिना डिवोर्स दिए? आलिया की शादी मुझसे हुई है और अभी तक हमारा तलाक नहीं हुआ है, राघव ने कड़वी सच्चाई बताते हुए कहा। समीर को लग रहा है कि ये पार्टी उसके स्वागत में रखी गई है। वो योर हाइनेस को अपना और आलिया का रिश्ता दिखाना चाहता है ताकि करोड़ों का निवेश हड़प सके। जब आलिया, उसकी माँ और समीर पैलेस के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। आलिया की माँ ने उत्साह में कहा, ओ माय गॉड, जयसिंह पैलेस! आज तक सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया। तभी पैलेस के मुख्य द्वार पर आर्यन खड़ा था। उसे देखते ही समीर और आलिया के चेहरे पर घृणा और मजाक का भाव आ गया। समीर ने तंज कसते हुए पूछा, कहाँ, किससे मिलना है तुझे? आर्यन ने शांति से कहा, मुझे योर हाइनेस से मिलना है। समीर ठहाका मारकर हंस पड़ा, महाराज से? क्यों, क्या आज की रॉयल पार्टी में तुझे भी इनवाइट आया है क्या? तुझे तो इस पैलेस में कोई झाड़ू लगाने की नौकरी भी ना दे। समीर ने हेड वेटर को बुलाया और अपना रौब झाड़ते हुए बोला, मैं समीर मेहता हूँ, महाराज का बिजनेस पार्टनर। ये आर्यन है, पूरी तरह जॉबलेस। इसे वेटर की नौकरी पर रख लो, महाराज से मैं खुद बात कर लूंगा। उसने आर्यन के पास जाकर उसके कान में जहर उगला। तेरे पास खोने को तो कुछ है नहीं,
तो जा और वेटर का काम कर, वरना 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे तुझे यहाँ से बाहर फेंकवाने में। आर्यन की आंखों में एक अजीब सा संयम था। उसने शांत स्वर में जवाब दिया, तुम चाहो तो मुझे 2 मिनट में बाहर फेंकवा सकते हो समीर, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ ये देखने आया हूँ कि आलिया का स्टैंड क्या है। क्या वो भी तुम्हारी तरह पूरी तरह मक्कार बन चुकी है या उसमें अब भी कुछ इंसानियत बाकी है? जैसे ही आर्यन हॉल रूम में पहुंचा, आलिया सीधे आर्यन के पास पहुंची। उसकी आवाज में नफरत का जहर घुला था। आर्यन, रुको, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? जैसे भी पहुंचे हो छोड़ो, तुमने घर पर 3 घंटे मांगे थे। अब चुपचाप इन पेपर्स पर साइन करो और यहाँ से दफा हो जाओ। आर्यन ने खामोशी से आलिया की आंखों में देखा। आलिया को लगा कि वो शायद अब भी कोई मिन्नत करेगा, इसलिए उसने और कड़वाहट से कहा, मुझे जल्दी है क्योंकि मैं तुमसे और इस फटीचर शादी से हमेशा के लिए छुटकारा चाहती हूँ। साइन करो और निकलो। आर्यन के चेहरे पर अब एक अजीब सी शांति थी। उसने दृढ़ता से कहा, ऐसे तो मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करने वाला आलिया। आलिया झल्ला उठी। ओ गॉड, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? आखिर तुम चाहते क्या हो? नहीं करोगे ना साइन? ठीक है, मत करो, मैं कोर्ट जाऊंगी, पर इस फटीचर शादी को खत्म करके ही रहूंगी। अब यहाँ से दफा हो जाओ, गेट आउट। तभी महल के गलियारे एक भारी और रौबदार आवाज से गूंज उठे। महाराज मुकुट जयसिंह स्वयं वहां पहुंच चुके थे। उनकी आंखों में अंगारे थे। उन्होंने वेटर की वर्दी में खड़े आर्यन को देखा और चिल्लाकर पूछा, ये तुम्हारा हाल किसने बनाया? किसने हिम्मत की तुम्हें वेटर बनाने की? आर्यन ने अपने पिता को शांत करने की कोशिश की। महाराज साहब, रहने दीजिए। पर महाराज का क्रोध 7वें आसमान पर था। उन्होंने फिर दहाड़ कर पूछा, आर्यन, मेरे सवाल का जवाब दो, तुम्हें वेटर किसने बनाया? तभी हेड वेटर ने डरते हुए समीर की ओर इशारा किया। योर हाइनेस, इन्होंने ही मुझे कहा था कि आर्यन जॉबलेस है, इसे वेटर की नौकरी दे दो और वे आपसे बात कर लेंगे। मैंने तो बस इनके कहने पर इसे काम पर रखा था सर। समीर के पसीने छूटने लगे। उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी। नहीं नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है। महाराज ने अपनी आंखों में घृणा लिए समीर की ओर देखा और कड़क कर पूछा, एंड हु द हेल आर यू? आखिर तुम हो कौन? समीर ने अपनी आखिरी उम्मीद स्टार्टअप का कार्ड खेला। मैं समीर मेहता हूँ। जयसिंह बिल्डर्स एंड फाइनेंसर्स मेरे स्टार्टअप को फंड करने वाले हैं। महाराज ने एक ठंडी मुस्कान के साथ उसे टोका। जयसिंह बिल्डर्स एंड फाइनेंसर्स साल के 25 स्टार्टअप्स को फंड करती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ के मालिक हो गए। आलिया और उसकी माँ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया जब महाराज ने उस शाही इन्विटेशन का सच उजागर किया। उन्होंने आलिया की ओर संकेत करते हुए कहा, ये इनवाइट उस लड़की को भेजा गया था जिससे हमारे बेटे युवराज की शादी हुई थी, और हमारा युवराज कोई और नहीं बल्कि यही है, युवराज आर्यन जयसिंह। महल के उस विशाल हॉल में सन्नाटा इतना गहरा था कि किसी के सांस लेने की आवाज भी साफ सुनी जा सकती थी। महाराज का गुस्सा 7वें आसमान पर था। पर तभी वेटर की वर्दी में खड़े आर्यन ने अपना हाथ उठाया और शांत स्वर में कहा, रुकिए, इन्हें छोड़ दीजिए महाराज। आर्यन ने गहरी सांस ली और सबकी नजरों में झांकते हुए आगे बढ़ा। उसकी आवाज में अब वो राजकुमार वाली खनक और अधिकार था जिसे उसने 3 साल तक दबाए रखा था। महाराज, इस पैलेस में मुझे कोई मेरी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं बना सकता। समीर के दिल में जो आया उसने किया, क्योंकि मैंने उसे रोका नहीं, और मेरे उसे ना रोकने की एक बहुत बड़ी वजह थी। आर्यन अब हॉल के बीचों बीच खड़ा था। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं ही हूँ आर्यन जयसिंह। पिछले 3 सालों से मैं एक अंडरकवर एजेंट के तौर पर काम कर रहा था। इसीलिए मैं इस वैभव, अपने परिवार, अपने माँ बाप और इस पैलेस से दूर था। एक छोटी सी नौकरी और एक साधारण सी शादी, यही मेरी असली पहचान बन चुकी थी। उसने मुड़कर पत्थर बनी खड़ी आलिया की ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई नफरत नहीं बल्कि एक गहरा दुख था। आलिया, 3 साल बहुत लंबा वक्त होता है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे लेकर बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, बहुत परेशान थी। सच कहूँ तो जब भी मैं तुम्हें दुखी देखता था तो तुमसे कहीं ज्यादा दर्द मुझे होता था। आर्यन की आवाज थोड़ी भारी हो गई। मैंने डिपार्टमेंट में अपने सीनियर से कहा था कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, पर उसके सपने बहुत बड़े हैं। तब मेरे सीनियर ने मुझसे कहा था कि आर्यन, 3 साल की ही तो बात है। अगर तुम उससे प्यार करते हो तो वो भी तुमसे उतना ही प्यार करती होगी। ये 3 साल तो यूं ही निकल जाएंगे। उसके बाद उसे अपनी असली पहचान बताना, उसे अपने इस महल में ले जाना और उसके हर उस सपने को पूरा करना जिसे वो खुली आंखों से देखती है। आर्यन ने एक कदम आलिया की तरफ बढ़ाया। मैंने भी यही सोचा था आलिया, कि अगर तुम मुझसे वाकई प्यार करती हो तो इन 3 सालों की गरीबी और संघर्ष को तुम मेरे साथ काट लोगी। मुझे यकीन था कि तुम मेरा इंतजार करोगी। उसने पत्थर बनी खड़ी आलिया की आंखों में सीधे झांकते हुए अपना आखिरी संवाद शुरू किया। आलिया, आज मैंने तुम्हारी उस पार्टी में भी तुमसे सिर्फ एक ही चीज मांगी थी, मेरा इंतजार करना। मैंने कहा था कि बस 3 घंटे रुक जाओ,
मैं आऊंगा और तुम्हें अपने असली घर लेकर जाऊंगा। मैंने वादा किया था कि अगर मेरे घर को देखने के बाद भी तुम्हें मुझसे तलाक चाहिए होगा तो मैं बिना एक शब्द कहे साइन कर दूंगा। आर्यन के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आई। पर आलिया, तुमसे वो 3 घंटे का इंतजार भी नहीं हुआ। तुम्हें उस हैसियत की इतनी जल्दी थी कि तुमने उस रिश्ते को ही कुचल दिया जिसे हमने 3 साल तक सींचा था। पर अब बहुत देर हो चुकी है, ट्रेन छूट चुकी है। आर्यन ने मेज पर रखे उन डिवोर्स पेपर्स को उठाया जिन्हें आलिया और उसकी माँ अपनी जीत का मेडल समझ रही थी। उसने महफिल की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरी सासू माँ ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी ताकि वो दुनिया के सामने मुझे जलील कर सके और इन कागजों पर साइन करा सके। वो चाहती थी कि बहुत सारे गवाह मौजूद हों। तो देखिए, ये भी तो एक पार्टी ही है और यहाँ भी शहर के सबसे रईस और इज्जतदार लोग गवाह के तौर पर मौजूद हैं। आर्यन ने अपनी कलम उठाई और बिना झिझके उन कागजों पर अपने दस्तखत कर दिए। उसने जोरावर को आवाज दी, जोरावर, ले जाओ इन्हें यहाँ से। जोरावर ने उन्हें बाहर जाने का इशारा किया। महल के द्वार अब आलिया, उसकी माँ और समीर के लिए हमेशा के लिए बंद हो रहे थे। आलिया की आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर उन आंसुओं में अब कोई मोल नहीं था। पीछे से महाराज की गंभीर आवाज गूंजी, लालच का यही नतीजा होता है। जो लड़की अपने पति के संघर्ष के दिनों में उसका साथ नहीं दे सकती, वो किसी महल की रानी बनने के लायक कभी नहीं हो सकती। जो अपनों का साथ छोड़ दे, वो किसी और का साथ क्या देगी। कहानी का ये दुखद अंत हमें सिखाता है कि रिश्ते हैसियत से नहीं बल्कि वफादारी और सब्र से बनते हैं।